एचएम सर ने बताया है कि उनके समय के लोग भी आनुवंशिकी के बारे में जानते थे, परंतु यह कैसे हो सकता है। जेनेटिक्स की थ्योरीज तो इतने जटिल होते हैं, इतने महीन होते हैं कि इसे आज के समय के स्टूडेंट्स भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो फिर खेती किसानी करने वाले या जंगल झाड़ियों के बीच रहने वाले, आधुनिकता से कोसों दूर रहने वाले प्राचीन भारतीय लोग भला इसके बारे में कैसे जानते रहे होंगे। विश्वास कर पाना थोड़ा कठिन लगता है। परंतु पूरी दुनिया भारत माता को विश्व गुरु मानती थी, तो यह कोरी कल्पना या अतिशयोक्ति मात्र तो नहीं हो सकता है। और फिर एचएम सर ने जो कुछ छेरछेरा त्यौहार के बारे में बताया है, वह सब तो आनुवंशिकी के हिसाब से एकदम सटीक बैठता है, एकदम कन्विंसिंग लगता है। छेरछेरा त्यौहार में बीजों को भिक्षा मांगने के बहाने आपस में मिश्रित कर संकरित बीज तैयार करके विभिन्न रोगों से बचाने का प्रयास करना, यह तो एकदम विज्ञान पर आधारित क्रियाकलाप लगता है। और छेरछेरा त्यौहार से संबंधित विभिन्न लोक कथाओं के रूपकों का आनुवंशिकी के सैद्धांतिक बातों के अनुरूप होना, यह भी तो केवल एक संयोग मात्र या केवल एक इत्तेफाक मात्र नहीं हो सकता है। मुझे ज़रूर इसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि ये बात कितनी विश्वास करने योग्य है, कितना स्वीकार करने योग्य है। मगर कैसे पता करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, एचएम सर को बुलाता हूँ और उनसे आनुवंशिकी से संबंधित किसी कठिन थ्योरी या किसी कठिन शब्दावली के बारे में पूछता हूँ। मगर किस टॉपिक के बारे में पूछूंगा? हाँ, एलील के बारे में पूछूंगा, ये ठीक रहेगा। यदि वे कुछ बता पाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि उनके समय के लोग सच में जेनेटिक्स के बारे में जानते थे। और यदि उनके समय के लोग नहीं जानते रहे होंगे जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, तो एलील क्या है यह एचएम सर भी नहीं बता पाएंगे। और या तो वे चुप रहेंगे या बात को टालने की कोशिश करेंगे। मगर उनको बुलाऊं कैसे? वे तो अपनी मर्जी से ही आते हैं और अपनी मर्जी से ही चले जाते हैं। फिर भी कोशिश करके देखता हूँ, शायद वे आ जाएं। एचएम सर, कृपया सामने आइए। आप कहाँ हैं? एचएम सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया आप सामने आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए आपसे। एचएम सर, प्लीज़ कृपया सामने आइए, आपका आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कृपया सामने आइए और मेरी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। एचएम सर, मुझे नहीं लगता कि वे आएंगे। तो अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, आज की इस वीडियो में अपने व्यूअर्स को मैं एलील के बारे में ही बता देता हूं। आनुवंशिकी का टॉपिक है, स्टूडेंट्स लोग देखेंगे तो कुछ व्यूज तो मिल ही जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल न्यू लॉजिस्टिक यार्न ऑफ साइंटिफिक रिमार्क्स एनालाइजर में आपका स्वागत है, वेलकम। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आनुवंशिकी से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एलील। डियर फ्रेंड्स, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बना होता है करोड़ों जीवित इकाइयों से, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। और जिस प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण हमारा दिमाग करता है, उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक। और जिस प्रकार दिमाग के अंदर न्यूरॉन होते हैं, ठीक उसी प्रकार केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हीं गुणसूत्रों की एक निश्चित लंबाई, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, एक निश्चित शारीरिक लक्षण को बनाते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यह किसी व्यक्ति के गुणसूत्र का एक जीन्स है, जो उसकी आंखों के रंग को निर्धारित करता है, और यह जीन्स बनाता है आंखों का काला रंग। परंतु यह जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति की आंखों का रंग काला ही हो। कुछ व्यक्ति की आंखों का रंग भूरा भी होता है और कुछ व्यक्तियों के आंखों का रंग नीला भी होता है। तो अब बात आती है कि एलील क्या है। एलील किसी जीन्स के अलग अलग रूप हैं, जो किसी एक लक्षण, जैसे यहाँ आंखों के रंग के अलग अलग प्रकारों को निर्मित करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम पौधों में भी देख सकते हैं, जैसे गुलाब में लाल, पीले, सफ़ेद अलग अलग रंग के फूल उगते हैं,
तो वे जीन्स जो उन फूलों के अलग अलग रंग को निर्मित करते हैं आपस में एलील कहलाएंगे। तो एलील किसी एक जाति के विभिन्न जीवों में क्रोमोसोम के समान लोकस पर स्थित किसी एक लक्षण को निर्धारित करने वाले किसी जीन्स के अलग अलग रूप होते हैं। यदि एक शब्द में कहें तो एलील एक ही जीन्स के अलग अलग रूप हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। वीडियो तो बना लिया यार, परंतु मज़ा नहीं आ रहा है। वीडियो टॉपिक से थोड़ा हट के बन गया है, वो फील नहीं आ रहा है। मुझे यह जानना था कि पुराने समय के लोग आनुवंशिकी के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, जो कि अधूरा रह गया। क्या करूं? क्या फिर से किताबें पढूं? नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है और सही किताब को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। काश एचएम सर आ जाते। याद आया, एचएम सर ने लास्ट टाइम जाते जाते कहा था कि उनका दिखाई देना या ना देना मेरे ध्यान की अवस्था पर निर्भर करता है। मैं पिछले 2-3 महीने से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, तो कुछ तो लाभ ज़रूर मिला होगा। ध्यान की अवस्था में बैठ के उनको बुलाता हूँ, शायद वे आ जाए। ये ठीक रहेगा। एचएम सर, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया मुझे दिखाई दीजिए। कृपया आप सामने आइए। मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी जानकारी चाहिए। आंखें मत खोलिएगा एनालाइजर जी। एचएम सर, आप आ गए? जी हैं एनालाइजर जी, बस आप बिना आंखें खोले अपने मस्तक पर दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाए रखिए, जिसे हम तीसरी आंख या अंतर्मन कहते हैं। एचएम सर, मुझे आप अपना अंतर्मन ही समझिए एनालाइजर जी। ठीक है एचएम सर, मैं वहीं ध्यान लगाए हुए हूँ। लीजिए एनालाइजर जी, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वाह, तो ये तरीका है एचएम सर आपसे संवाद करने का? जी हाँ एनालाइजर जी, इसी ध्यान के द्वारा ही हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों एवं दार्शनिकों ने चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किए हैं। जी बिल्कुल एचएम सर, सच में अद्भुत है हमारे प्राचीन भारतीय महागुरुओं का यह खोज, ध्यान लगाने का यह उनका विशेष तरीका। तो बताइए एनालाइजर जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एचएम सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है ताकि यह कंफर्म हो सके कि सच में आपके समय के लोग आनुवंशिकी के बारे में जानते थे। मैंने प्राचीन काल के उस समय को जिया है एनालाइजर जी। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं एचएम सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह मेरे व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ आपने प्राचीन काल के आनुवंशिकी ज्ञान के बारे में बताया है उसे मैं अपने चैनल न्यू लॉजिस्टिक यार्न ऑफ साइंटिफिक रिमार्क्स में बताना चाहता हूँ, तो इसलिए एक बार कंफर्म कर लेना चाहता हूँ, बस इसीलिए। ठीक है एनालाइजर जी, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? एचएम सर, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या आपके समय के लोग एलील के बारे में भी जानते थे? युग्म विकल्पी जानते थे एनालाइजर जी, एलील के बारे में भी जानते थे, प्रभाविता, उत्परिवर्तन और घातक जीन्स के बारे में भी जानते थे। और आपने अपने व्यूअर्स को यह तो बताया ही नहीं कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम 2 एलील पाए जाते हैं, जिनमें से एक माता से और एक पिता से आते हैं, और उनमें से कुछ प्रभावी और कुछ अप्रभावी होते हैं। और जब किसी संतति में माता और पिता दोनों ओर से अप्रभावी जीन्स मिलते हैं तो वह घातक हो जाता है। बस एचएम सर, इतना काफ़ी है मेरा संदेह दूर करने के लिए। मैं समझ गया कि मैं खामखा ही संदेह कर रहा था, मगर एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप यह सब कैसे जानते हैं, और क्या आपके समय के लोग भी यह सब जानते थे? मैं आपके ही अंदर रहता हूँ एनालाइजर जी, इसलिए आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब मैं भी जानता हूँ। और रही बात हमारे समय के लोगों की,